नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लाइमेटोलॉजी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वह है आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो वायुमंडलीय आर्द्रता जो है, जो वायुमंडल में वाष्प या गैस की अवस्था में जो जल पाया जाता है, वायुमंडल में जो वाष्प पाई जाती है, वेपोर जो पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे जल है वो वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में एक लेटेंट हीट यानी जो गुप्त ऊष्मा होती है, जब गुप्त ऊष्मा सामान्य हो जाती है तो जलवाष्प क्या कहलाती है? आर्द्रता, नमी या उसको ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है। ह्यूमिडिटी उसको कहा जाता है। तो एक प्रकार से ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जल का क्या है? गैसीय रूप है। अब आर्द्रता जो वायुमंडल में वो कहाँ से पहुँचती है? वाष्पीकरण के कारण। इसका मुख्य स्रोत क्या है? यानी इसको वायुमंडल में पहुँचाने वाला जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? वाष्पीकरण या वेपोरेशन जिसको कहा जाता है, वाष्पीकरण उसको कहा जाता है। इसमें जो आर्द्रता है, जलवायु विज्ञान में आर्द्रता का बहुत ही महत्व है, क्योंकि तापमान को, वर्षा को आदि सभी जो कारक हैं उनको नियंत्रित करने में आर्द्रता का अत्यधिक महत्व होता है। अब आर्द्रता जो है यानी ह्यूमिडिटी है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। यानी वायुमंडलीय आर्द्रता है उसको मापने का यंत्र जो है वो है हाइग्रोमीटर से, इसका मापन है वो किया जाता है। हमने जलवाष्प के बारे में पढ़ा था। जलवाष्प का ये एक रूप है, एक प्रकार से जो आर्द्रता कहलाता है। अब आर्द्रता के स्रोत क्या है, यानी आर्द्रता कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे हमने जलवाष्प के स्रोत पढ़े थे, महासागर, उसके अलावा सागर, यानी महासागरों से जो जल का वाष्पीकरण होता है उससे हमें आर्द्रता की प्राप्ति होती है। सागरों से जल का वाष्पीकरण होता है, उससे आर्द्रता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वेजिटेशन यानी वनस्पति से भी आर्द्रता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मृदा से भी आर्द्रता की प्राप्ति होती है। तो ये सारे इसके स्रोत हैं, यानी सागर, महासागर, मृदा, वनस्पति आदि जो है वो आर्द्रता के क्या हैं? स्रोत हैं। अब आर्द्रता है उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमिडिटी को या आर्द्रता को क्या है? प्रभावित करते हैं। तो प्राप्त होने के जो कारण है वो तो हमने देख लिए। एक तो क्या है? वाष्पीकरण। इसके अलावा इवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं, यानी जो वनस्पति और मृदा है उससे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वाष्पीकरण जो जलवाष्प है उसका, वो भी किसका है? आर्द्रता का एक प्रमुख कारक है जिससे आर्द्रता की प्राप्ति होती है। अब प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है स्थल एवं जल का वितरण। स्थल एवं जल का वितरण, यानी जिन स्थल एवं जल का वितरण है वो आर्द्रता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। स्थल भाग जहाँ पर होंगे वहाँ पर आर्द्रता है वो कम मात्रा में पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण है वो कम होता है। इसके अलावा जलीय क्षेत्र जहाँ पर हैं, यानी जहाँ पर जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे सागरीय, महासागरीय भाग हैं, उनके ऊपर वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। जलीय भागों में वाष्पीकरण अधिक। तो जलीय भागों में अधिक वाष्पीकरण के कारण क्या है? हमें जलवाष्प की प्राप्ति होती है और उससे क्या है? आर्द्रता है वो वायुमंडल में बढ़ती है। इसके अलावा सूर्य का आपतन कोण,
अब जिन क्षेत्रों में, अब हम ये बात जानते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर क्या है, सूर्य है। अब सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी पड़ती हैं, जिन भागों में सीधी पड़ती है वहाँ पर ताप की प्राप्ति ज़्यादा होती है, और वो भाग है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का भाग, तो वहाँ पर ताप की प्राप्ति ज़्यादा होती है। और जलीय भागों में जहाँ पर ताप की प्राप्ति ज़्यादा होती है, उन भागों में क्या है, ज़्यादा मात्रा में ताप की प्राप्ति होने के कारण जलवाष्प भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडलीय आर्द्रता है वो भी क्या है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार हम अगला जो देखते हैं वह है वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण। अब जिन क्षेत्रों में वनस्पति ज़्यादा पाई जाती हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी पत्तियों से जलवाष्प है उसका उत्सर्जन, एक प्रकार से वाष्पीकरण की क्रिया उसमें होती है, जिससे वायुमंडल को नमी की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत जो क्षेत्र वनस्पति रहित हैं वहाँ पर क्या है, वायुमंडल में आर्द्रता कम पाई जाती है, ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर वाष्प के स्रोत नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पर कम पाई जाती है। इसके अलावा स्थानीय पवनें भी इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। स्थानीय पवनें जैसे हमने पढ़ा था पर्वत समीर, घाटी समीर, जलीय समीर, स्थलीय समीर, ये पवनें भी क्या करती हैं, जलवाष्प या जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता जो है वायुमंडल में, उसको प्रभावित करती हैं। क्योंकि जो भाग स्थलीय भाग है वहाँ पर क्या है, हवाएं अगर जलीय भाग से आएंगी तो उसकी नमी को बढ़ा देंगी, इसके विपरीत अगर स्थलीय भाग से हवाएं आएंगी तो नमी को घटा देती हैं। तो स्थानीय पवनें जो होती हैं, जैसे घाटी समीर, पर्वत समीर, जल समीर, स्थल समीर, ये भी क्या करती हैं, ह्यूमिडिटी को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अक्षांश, लैटिट्यूड, अक्षांश का प्रभाव भी आर्द्रता पर देखने को मिलता है। यानी निम्न अक्षांशों में जलीय भाग जहाँ पर ज़्यादा है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर नमी क्या, आर्द्रता क्या होती है, अधिक निम्न अक्षांशों में। इसके विपरीत हम देखें तो उच्च अक्षांशों में ताप की प्राप्ति कम होने के कारण क्या होता है, नमी की मात्रा उच्च अक्षांशों में कम पाई जाती है। यानी वो मध्य रेखा से अगर हम उच्च अक्षांशों में चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी, ताप की प्राप्ति कम होगी। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि जो उच्च अक्षांशों की तरफ हम जाते हैं तो विशेषतः जो कर्क एवं मकर रेखा का क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य ज़्यादा सीधा चमकने के कारण वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो उस क्षेत्रों में थोड़ी वायुमंडल में जहाँ जलीय क्षेत्र है वहाँ पर ताप की जो नमी की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसके विपरीत जो स्थलीय क्षेत्र है वहाँ नमी की मात्रा है वो कम पाई जाती है। तो इस प्रकार क्या है, इसका वितरण थोड़ा अक्षांशीय आधार पर भी भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। तो ये इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिनमें स्थल एवं जल का वितरण, सूर्य का आपतन कोण है, वनस्पति का आवरण है, स्थानीय पवनें हैं और अक्षांश वगैरह है, वो आर्द्रता को या नमी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। इसके आगे हम देखते हैं आर्द्रता के बारे में कुछ सामान्य चीज़, जैसे वायुमंडल में आर्द्रता की सामर्थ्य क्या होती है। आर्द्रता सामर्थ्य, वायुमंडल का आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है। अब वायुमंडल में मापन का जो मापने की इकाई है उसमें क्या, हम वायुमंडल में अगर आर्द्रता को मापें, अगर घन फुट में मापते हैं, घन फुट मापते हैं तो इकाई क्या होती है इसकी, ग्रेन इकाई में इसको मापा जाता है। अगर इसको हम घन सेंटीमीटर में मापते हैं तो इसकी इकाई क्या हो जाती है, ग्राम इकाई। यानी इसको हम ग्रेन में माप सकते हैं और ग्राम में माप सकते हैं। घन फुट में अगर हम माप रहे हैं तो ग्रेन इकाई होगी इसकी, और अगर घन सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो ग्राम में इकाई होगी। घन मीटर में अगर माप रहे हैं तो ग्राम में हम इसको मापेंगे। तो अब किसी निश्चित तापमान के ऊपर अगर हम माप रहे हैं किसी भी क्षेत्र में जो आर्द्रता है या वाष्पीकरण की जो क्रिया के द्वारा नमी प्राप्त हो रही है उसको, तो उसको अगर हम मापेंगे निश्चित तापमान पर वायु में जो अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता होती है। अब जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है
जो वायु है उसकी वो है 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम जलवाष्प उसके द्वारा ग्रहण की जा सकती है। तो यह क्या कहलाता है, इसका आर्द्रता सामर्थ्य। यानी किसी निश्चित तापमान पर वायु की अधिकतम आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, किसी निश्चित तापमान पर वायु की अधिकतम आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, आर्द्रता सामर्थ्य इसको कह सकते हैं। यानी आर्द्रता सामर्थ्य वास्तविकता में क्या चीज है, किसी निश्चित तापमान पर और निश्चित आयतन में, किसी निश्चित तापमान पर और निश्चित तापमान, जो आयतन का मतलब वॉल्यूम ले लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 1 घन मीटर क्यूबिक मीटर आयतन के ऊपर और 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान की जो वायु की जो नमी ग्रहण करने की क्षमता, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता वो 200 ग्राम मानी। तो यानी 200 ग्राम अधिकतम उसके द्वारा क्या है, आर्द्रता ग्रहण की जा सकती है। तो यह उसकी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से नमी धारण करने की क्षमता हो जाएगी। अब जैसे तापमान बढ़ेगा इसकी नमी धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जितनी नमी धारण करने की क्षमता होती है, यानी निश्चित तापमान, साथ में हम और क्या रखेंगे, निश्चित आयतन, यानी निश्चित तापमान और निश्चित आयतन पर वायु की जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के नाम से उसको जाना जाता है, उसको उसकी आर्द्रता सामर्थ्य हम कह सकते हैं। तो ये होगी आर्द्रता सामर्थ्य। अब देखिए हम आर्द्रता के प्रकार क्या क्या होते हैं। आर्द्रता जो होती है उसका जलवायु विज्ञान में अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि आर्द्रता के आधार पर वर्षा का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। जलवायु का पूर्व अनुमान, वर्षा का जो पूर्व अनुमान, मौसम का पूर्व अनुमान लगाते हैं, और इसी के आधार पर वर्षा की मात्रा भी है उसका भी निर्धारण कहीं ना कहीं किया जा सकता है, भी वर्षा है वो कितनी मात्रा में हो सकती है। तो अब देखते हैं हम आर्द्रता के प्रकार। ये मापन के आधार पर इसके क्या हैं, प्रकार हैं अलग अलग। जैसे नंबर 1 है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता जिसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहा जा सकता है। अब निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या है कि निरपेक्ष आर्द्रता वायु के निश्चित तापमान के ऊपर, निश्चित तापमान के ऊपर और निश्चित आयतन में जितनी वायु जो आर्द्रता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित नमी जो है वो क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित नमी की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यानी वायु के
निश्चित आयतन में, यानी किसी निश्चित आयतन में वायु के निश्चित आयतन के ऊपर जो वायु में उपस्थित कुल नमी की विशेष जो मात्रा होती है वह क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अब आर्द्रता निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को क्या कर देती है? ये प्रदर्शित करती है। अब इसमें जैसे हम प्रति घनफुट के आधार पर अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें जो मात्रा की इकाई होगी यानी मापने की इकाई होगी घनफुट पर तो हो जाएगी ग्रेन, जैसे मैंने अभी बताया आपको ग्रेन, और घन सेंटीमीटर पर अगर हम इसका मापन करते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं हम? ग्राम इकाई में हम इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे घन मीटर में माप लें, घन सेंटीमीटर में माप लें तो ग्राम में इसकी इकाई होगी। जो सर्वाधिक प्रचलित इकाई इसकी इसी में यानी ग्राम के आधार पर ही इसका मापन किया जाता है। अब निरपेक्ष आर्द्रता अब देखें तो जो वर्षा की मात्रा की जो संभावना है वर्षा की भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो विशेषतः किसके ऊपर निर्भर कर रही है? जो निरपेक्ष आर्द्रता है यानी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है। अब इसको मापा कैसे जाता है? जैसे एक निश्चित आयतन यानी एक निश्चित वॉल्यूम, एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं निश्चित वॉल्यूम है, उसके आधार पर इसको हम मापते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक वन क्यूबिक मीटर यानी एक घन मीटर के ऊपर हम जो एक घन मीटर आयतन वायु का लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं हम? वायु का lapen करते हैं भी कितनी ग्राम वायु उसमें है। तो एक घन मीटर में मान लीजिए आप 400 ग्राम क्या है? जलवाष्प है। यानी एक घन मीटर वायु हमने ली और उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? अलग अलग इसके पार्टिकुलर्स जो होते हैं, अलग अलग इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे जलवाष्प है, गैसें, धुएं के कण, धूल के कण, राख के कण, जो भी इसके संगठन के तत्व होते हैं उन सब के जो चीज़ें देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं मान लीजिए भी 400 ग्राम इसमें क्या है? जलवाष्प है। तो हमने क्या देखा? एक निश्चित आयतन के ऊपर यानी एक 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में हमने देखा भी 400 ग्राम क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है। तो यह क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता है। यानी एक जो घन मीटर है 1 क्यूबिक मीटर जो है उसमें जो वास्तव में आर्द्रता जो पाई जा रही है यानी वेप्योर जो पाई जा रही है, नमी जो पाई जा रही है, ह्यूमिडिटी जो पाई जा रही है वो कितनी है? 400 ग्राम है। तो 400 ग्राम, वह 400 ग्राम आर्द्रता क्या कहलाएगी? वह एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी, वह वास्तविक नमी है वो कहलाएगी, जो निरपेक्ष आर्द्रता है वह कहलाएगी। अब निरपेक्ष आर्द्रता है, इसके अंदर क्या है? अगर वाष्पीकरण के द्वारा अतिरिक्त नमी जुड़ जाती है तो इसमें परिवर्तन आ जाता है, या फिर वर्षा के द्वारा इसमें अगर वर्षा हो जाती है तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी वाष्पीकरण के द्वारा अतिरिक्त नमी आने पर इसमें वृद्धि हो जाएगी, और अगर वर्षा होगी तो क्या हो जाएगा? इसमें कमी हो जाएगी। यानी एक प्रकार से वर्षा के कारण इसमें कमी हो जाती है। अब ऊपर जाकर के अगर हवा फैल जाती है या नीचे आकर के सिकुड़ जाती है तो उसके द्वारा भी क्या हो जाता है? जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी हम इसको ग्राम में मापते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वॉल्यूम की, यानी आयतन की हमें इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता हम देखें तो एक निश्चित आयतन के ऊपर वायु में उपस्थित नमी की जो मात्रा होती है, नमी का जो भार होता है, वजन जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता उसको हम कहते हैं। अब दूसरा जो अगला प्रकार है इसका, वह होती है विशिष्ट आर्द्रता। तो ये तो आयतन के आधार पर मापी जा रही है। अब विशिष्ट आर्द्रता में हम नापेंगे वजन, लेकिन वो वेट टू वेट होगा, यानी वेट बाय वेट कह सकते हैं हम उसको, वजन से वजन हम नापेंगे। तो जो विशिष्ट दूसरा जो प्रकार है आर्द्रता का उसको हम कह सकते हैं विशिष्ट आर्द्रता, जिसमें हम वेट टू वेट यानी वेट बाय वेट हम
मापन करते हैं, वजन के हिसाब से हम मापन करते हैं। विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता। अब विशिष्ट आर्द्रता में जैसे साधारणतः देखें, 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प का सकल द्रव्यमान भार। तो 1 किलोग्राम वायु जो होती है उसमें उपस्थित जलवाष्प का जो द्रव्यमान भार है या जलवाष्प का जो भार है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो ये हमने देखा इसमें कि जो वास्तविक या विशिष्ट जो आर्द्रता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, उसको हम किसमें वजन के हिसाब से हम उसको हम मापते हैं। यानी जैसे 1 किलोग्राम जलवाष्प में 1 किलोग्राम हमने वायु ली और उस वायु में जो उपस्थित जलवाष्प है उसमें वजन कितना है वो किसके माध्यम से हम देखते हैं? विशिष्ट आर्द्रता के माध्यम से देखते हैं। इस प्रकार जो विशिष्ट आर्द्रता है वो निश्चित जो आयतन वाली आर्द्र वायु में क्या है? वास्तविक नमी को एक प्रकार से दिखाता है। वास्तव में विशिष्ट आर्द्रता क्या है? सकल भार को दिखाती है, यानी उसमें पूरी वायु का भार और नमी के भार का जो अनुपात है उसको ये प्रदर्शित करती है। जैसे हमने 1 किलोग्राम वायु ली और उसके अंदर 500 या जो 400 ग्राम मान लीजिए आप जलवाष्प है। पहले वाले में हम क्या ले रहे थे? यहां पर आयतन, इसमें हमने क्या लिया है? केवल वजन लिया, यानी हमने 1 किलोग्राम वायु ली और उस वायु के अंदर हमने अन्य तत्वों को निकाल करके क्या देखा? जलवाष्प का भार कितना है। तो जलवाष्प का भार उसमें कितना निकला? 400 ग्राम मान लीजिए उसमें जलवाष्प का भार निकला। तो यह जो 400 ग्राम है वो क्या कहलाएगा? एक प्रकार से ये यानी वेट बाई वेट हो जाएगा। वजन में वजन हम देख रहे हैं, यानी 1 किलो वजन में हम जलवाष्प का वजन देख रहे हैं। तो जलवाष्प का वजन इसमें कितना रहता है? 400 ग्राम रहता है। तो इस प्रकार जो विशिष्ट आर्द्रता है वो किसको प्रदर्शित करती है? जलवाष्प के वायु एवं जलवाष्प भार का अनुपात हम इसको कह सकते हैं। यानी वायु का जो कुल भार है उसमें जलवाष्प का भार कितना है वो किसके माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं? विशिष्ट आर्द्रता के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्ट्रालर यानी AN स्ट्रालर तथा AH स्ट्रालर जो हुए हैं, AN स्ट्रालर और AH स्ट्रालर, इन्होंने जो विशिष्ट आर्द्रता है, विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी या क्या कहा है? मापदंड इसको कहा है। यानी AN स्ट्रालर तथा AH स्ट्रालर जो है उन्होंने विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी या मापदंड कहा है, क्योंकि विशिष्ट आर्द्रता है वो उसके आधार पर हम वायुमंडल में जो संभावित वर्षा की मात्रा है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। यानी विशिष्ट आर्द्रता से संभावित वर्षा का अनुमान, विशिष्ट आर्द्रता से संभावित वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए AN स्ट्रालर और AH स्ट्रालर ने विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी कहा है। तो इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता में हम क्या देखते हैं?
वायु के भार में जलवाष्प का भार कितना है उसका मापन, यानी वजन में इसका, भार में इसका मापन किया जाता है। तो ये भार का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, ये अनुपात निकाला जाता है कि वायु के भार में और जलवाष्प के भार में क्या अनुपात है। एक प्रकार से इनके बीच का अनुपात है। तो वायु 1 किलो वायु हमने ले ली 1 किलोग्राम, तो उसमें जलवाष्प कितना है, उसमें अगर 400 ग्राम जलवाष्प है तो ये क्या कहलाती है, इसकी विशिष्ट आर्द्रता, इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो हमने दो प्रकार पढ़े, एक हमने पढ़ी निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरा हमने पढ़ा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगले प्रकार के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।